वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले श्याम सिंघा रॉय। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्टेड दिस। कहानी की शुरुआत में हमें वासु नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। वह अपने दोस्तों को कॉल करता है और शूटिंग के लिए रेडी करता है और वह अपने दोस्तों को बताता है कि ऑडिशन के लिए मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए और उसके दोस्त उसके लिए ऑडिशन के लिए लड़कियों को हायर करते हैं। वासु जब वहाँ पर पहुँचता है तो लड़कियों को वह ऑडिशन लेता है, लेकिन उसे किसी भी लड़की में वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर में बैठने लायक लड़की का बॉडी लेक्चर कुछ समझ में ही नहीं आता और वह हर लड़की को रिजेक्ट करता जाता है। उसके बाद में बहुत सारी लड़कियां आती ऑडिशन देती है, लेकिन वह किसी को भी पसंद नहीं करता। वह कहता है कि इस रोल के लिए ये लड़कियां ठीक नहीं हैं। उसी के बाद में वह अपने दोस्त के साथ में एक कॉफ़ी हाउस में जाता है और वहाँ पर एक लड़कियों को देखता है जिसका नाम कीर्ति होता है। वह सिगरेट पी रही होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने की स्टाइल, सब कुछ देखकर वह इम्प्रेस हो जाता है और वह कहता है कि यह लड़की मेरे रोल के लिए फिट है। और इसी के साथ में वह कीर्ति को घूरता रहता है और वह उसे देखता है और कहता है कि ये इज़ द परफेक्ट माई मूवी। इसी के बाद में वह कीर्ति के पास जाता है और वह उसे बताता है कि वह एक फिल्म डायरेक्टर है, यानी शॉर्ट फिल्म बनाता है, तो क्या तुम उसके लिए रोल करोगी। तो कीर्ति उसे साफ साफ मना कर देते। वह कहते हैं कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे फिल्में और मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं कर सकती। और इसी के साथ में कीर्ति वहाँ से चली जाती है। कीर्ति अपनी बाइक लेकर अपने घर के तरफ निकलती है और वासु भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। वह कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा रोल कर लो क्योंकि तुम मेरे करियर को बचा सकते हो। और इसी के साथ में कीर्ति के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह कीर्ति को समझाते हैं, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन फिर भी वासु के रिक्वेस्ट करने पर कीर्ति उसे कहती है कि मैं 2 हफ्ते का टाइम है उसके बाद वह नहीं करेगी और कीर्ति मान जाती है। इसी के साथ में उसका शूट शुरू हो जाता है और अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए वह अलग अलग सीन्स तैयार करता है। और इसी तरह धीरे धीरे कीर्ति में और वासु में दोनों में एक दूसरे की फ्रेंडशिप अच्छी होने लग जाती है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। वासु अपने शॉर्ट फिल्म के लिए बहुत ही डेडिकेशन होता है और वह सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज करता रहता है। और इसी के साथ में जब एक जगह पर शूटिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और वह कीर्ति के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और मिसबिहेव करते हैं। ये सब देखने के बाद में वासु को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि कीर्ति को गलत तरीके से छू रहे होते हैं। और इसी के साथ में उन लोगों के साथ वह फाइट करता है और बुरी तरह उन लड़कों को वह मारता है। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा वासु के सर पर एक जोर से पीछे वार करता है जिसके कारण उसे चोट लग जाती है। और इसी के साथ में उसे अचानक से उसकी फ्लैशबैक स्टोरी यानी कि पुनर्जन्म का कुछ कुछ याद आने लग जाता है। और इसी के साथ में वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं सभी को बुरी तरह पीटता है। और इसी के साथ में वासु की जो शॉर्ट फिल्म होती है वह कंप्लीट हो जाती है और वह डायरेक्टर को दिखाता है और वह मान जाता है और वह उसे कहता है कि तुम अभी जल्दी से मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखो और तुम ही प्रोड्यूस कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ में वासु उस फिल्म में काम करने लग जाता है, लेकिन वह स्क्रिप्ट लिखता है लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वह गुस्से में पूरी रात शराब पी रहा होता है। और तभी अचानक से उसके कान से खून निकलने लग जाता है और वह मूंछों पर ताव देकर उसकी नई स्क्रिप्ट लिखता है। जब वह स्क्रिप्ट लिखता है तो वह प्रोड्यूसर को जब स्क्रिप्ट सुनाता है तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आता है। इसी के साथ में वह हाँ कर देता है और सब पार्टी करने का सोचते हैं। और इसी के साथ में सब वासु के घर पर पार्टी करते हैं और कीर्ति भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को किस करते हैं, रोमांस करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार कर ही रहे होते हैं और तभी अचानक से बिजली कड़कती है और तभी वह उसे कहता है रोसी। और रोसी का नाम सुनते ही कीर्ति खड़ी हो जाती है और पूछती है कौन है रोसी। लेकिन वासु कहता है कि मैं नहीं चाहता, आई डोंट नो। लेकिन गुस्से में कीर्ति वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ में वह उनका दोनों का वहीं पर झगड़ा हो जाता है। इसी के साथ में रोसी का बारे में वह सोचता रहता लेकिन उसे कुछ याद भी नहीं आता और वह अपनी न्यू फिल्म के प्रोजेक्ट में लग जाता है। और इसी के साथ में वह अपनी फिल्म बनाता है जिसका नाम होता है यूनिकी उनकी। और जब वह मूवी थिएटर में रिलीज़ होती है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और फिल्म ब्लॉकबस्टर यानी सुपर हिट हो जाती है और सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं और मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। और इसी के साथ में
प्रोड्यूसर को पता चलता है कि तुम्हारी फिल्म बहुत ही बढ़िया चल रही है और अच्छी तरह से काम हो रहा है। और इसी के साथ में मुंबई में दिखाया जाता है क्योंकि उस मूवी का हिंदी में रीमेक बनाने का सोचते हैं और उसके रीमेक राइट बेचने वाले होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है एसआर पब्लिक्स होती है जिसके पास जो बुक होती है वह कॉपीराइट का क्लेम वासु पर कर देते हैं और जब वह चारों तरफ सोशल मीडिया पर वासु की ही नेगेटिविटी फैल रही होती है और सभी तरह से वह कहते हैं कि इसने कॉपी करके ये मूवी बनाई है, इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए और इलीगल एक्शन होना ही चाहिए। यह सब होने के बाद में जब कीर्ति ये सब देखती है तो वह वासु के फ्रेंड को कॉल करती है और वह उसे बचाने के लिए कहती है और वह अपनी दोस्त होती है पद्मावती जो वकील होती है उसे हायर करती है और वह कहती है कि प्लीज़ तुम वासु का केस लड़ो। लेकिन पद्मावती उसे बताती कि उसने कॉपीराइट किया यानी कि उसने मूवी कॉपी की है। और इसी के साथ में जब वह वासु से मिलने आती है तो वासु उसे साफ साफ मना कर देता है, उसने खुद की स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन केस कोर्ट में पहुंच जाता है और वहां पर दोनों तरफ से वकील यानी कि पद्मावती और एक जो दूसरा वकील होता है दोनों आमने सामने होते हैं। जब वकील उससे गिल्टी बताता है तो वासु कहता है कि आई एम नॉट गिल्टी, मैंने अस्तित्व नाम की आज तक मैंने बुक पढ़ी ही नहीं और मैं जानता भी नहीं श्याम सिंह रॉय कौन हूँ। और ये सब होने के बाद में लाइव डिटेक्टर से उसका चेकिंग किया जाता है, सच झूठ का पता चल जाएगा। और इसी के साथ में जब वह उसकी रिपोर्ट निकल कर आती है तो सभी को लगता है, सब देखते हैं हैरान रह जाते हैं क्योंकि लाइव डिटेक्टर में जो भी वासु बोल रहा है वो सब सच होता है। और इसी के साथ में वासु को जज बेल पर रिहा कर देता है और इसी के साथ में केस आगे बढ़ जाता है। कीर्ति और पद्मावती को वासु अपनी पूरी स्टोरी बताता है और वह कहता है कि ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है, मुझे नहीं पता और मैंने आज तक कभी यह पढ़ी भी नहीं हूँ। और इसी के साथ में साइकोलॉजी की जो प्रोफेसर होती है कीर्ति की टीचर वह उसके पास ले जाती है और जब वासु को हिप्नोटाइज करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ हमें सीन में दिखाया जाता है जो एसआर पब्लिशर होता है जिनका जो मालिक होता है वह वहाँ पर मिलने आता है और वह कहता है कि केस का क्या हुआ। और तभी एक हमें बूढ़े इंसान को यानी दिखाया जाता है जो एसआर पब्लिक का मालिक होता है। और इसी के साथ में हमें वासु को दिखाया जाता है जो उस टीचर के पास आया हुआ होता है और वह उसे फ्लैशबैक में यानी कि हिप्नोटाइज करती है और वह जानना चाहती है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। और तभी वासु कहता है रोज़ी। तब पूछा जाता है कि रोज़ी कौन है तो वह बताता है रोज़ी माय वाइफ यानी कि मेरी पत्नी। और तुम कौन हो तो वह कहता है कि श्याम सिंह रॉय यानी कि वह खुद श्याम सिंह रॉय है। और कहानी वापस जाती है फ्लैशबैक में यानी कि 1969 यानी कि वेस्ट बंगाल। और कहानी की शुरुआत में तब हमें दिखाया जाता है कि वह नाव से उतरता है और जब वह अपने गांव में पहुंचता है तो वहां पर कुछ दलित यानी कि छोटी जाति के लोगों को देखते हैं जो साइड में बैठे हुए होते हैं। वहां पर जो बड़े घराने के लोग होते हैं वो पानी भर रहे होते हैं लेकिन वह उन्हें पानी नहीं देते और छूने भी नहीं देते, यानी कि जातिवाद का प्रॉब्लम शुरू ही रहता है। श्याम सिंह रॉय वहाँ के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्हें समझाता है लेकिन कोई समझता ही नहीं। तभी वह एक आदमी को उठाकर उसी कुएं में फेंक देता है और वह कहता है पानी पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब तुम क्या करोगे। और इसी के साथ में वह सभी को चुनौती देकर वहाँ से चला जाता है और वह पंडित को समझाता है कि यह सब तुम्हारी मनगढ़ना है यानी कि अब सुधर जाओ। और इसी के साथ में नानी अपने घर यानी कि वासु अपने घर आता है और उसकी भाभी उसे समझाती है कि तुम क्या करते रहते हो, तो वह नहीं मानता। और इसके साथ में उसका जब बड़ा भाई घर आता है तो वह आते ही वासु पर टूट पड़ता है और वह कहता है तुम हमारे खानदान के सबसे घटिया इंसान हो, तुम हमारा नाम डुबा कर ही रहोगे। और यह सब झगड़ा होने के बाद में मनोज यानी कि उसका सबसे छोटा भाई आता है और वह उसे समझाता है और कहता है कि तुम ये क्यों करते रहते हो। वह कहता है कि मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ और राइटर बनूंगा। और इसी के साथ में रात को जब वह अपने बड़े भाई के पैर छूकर वहाँ से निकल जाता है। जब वह नदी के किनारे पर पहुंचता है तो नाव का जो नाविक होता है वह वहाँ पर नहीं होता है। जब वह पता चलता है कि वह मंदिर में नवरात्रि की पूजा में गया तो वह उसे ढूंढने वहाँ पर निकल जाता है। जैसे ही वह भीड़ में पहुँचता है तो वहाँ स्टेज पर नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा होता है, नृत्य संगीत माता की पूजा। तभी वहाँ पहली बार वह रोज़ी यानी कि मैत्री को देखता है, जिसे देखते ही वह पहली नज़र में प्यार करने लग जाता है यानी कि वो उसे पसंद कर लेता है। उसका नृत्य देखकर वह
पूरी तरह से उसके अट्रैक्शन में आ जाता है और वो वहाँ से नृत्य जैसे ही ख़त्म होता है सब वहाँ पर चली जाती है और तब उसे पता चलता है कि यह देवदासी है। यह सिर्फ मंदिर में ही भगवान की पूजा करती है और कुछ नहीं। जब ये सब होने तो वहाँ पर अंदर महंत आता है और वह सभी लड़कियों को लाइन से खड़ा कर देता है और वहाँ से जो भी लड़की उसे पसंद आती है वह उसके साथ रात बिताता है और वो वहाँ से एक लड़की को रात को ले जाता है। और यह होने के बाद में हमें पता चलता है कि देवदासियों यानी कि महंत की दासियाँ ही होती है। और दूसरी तरफ हमें वासु को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से उसी के ख्यालों में मैत्री के। और जब दूसरी रात को मैत्री वहाँ से जा रही होती है उसका घुंघरू होते हैं वह टूट जाते हैं। तो वासु वहाँ पर आता है और उससे नाम पूछता है लेकिन वह नहीं बताती और तभी उसे पता चलता है कि इसका नाम मैत्री है। दूसरी बार जब वह मंदिर में जाता है तो मैत्री वहाँ पर प्रसाद बांट रही होती है और वह उसे कहता है कि आज रात को 10 बजे मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतज़ार करूँगा, तुम आओगी। यह कहने के बाद में वह वहाँ से चला जाता है। जब मैत्री अपने कमरे में यानी कि मंदिर के अंदर होती है और वह सोच रही होती है कि वह जाए ना जाए, तो फिर भी वह तैयार होकर रात को 10 बजे वह वहाँ से निकल जाती है। जब वह बाहर आकर देखती है तो पूरी तरह अंधेरा होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। जैसे ही वह अंदर जाने लगती है तभी वासु वहाँ पर अपनी सिगरेट यानी कि श्याम अपनी सिगरेट जलाता है और वह मैत्री को लेकर अपनी बाइक से रात को नदी के बीच में नाव पर चला जाता है। और पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और वह कहती है कि तुमने कभी बाहर निकला हो, और तभी वो उसका नाम पूछते हैं और श्याम सिंगार रॉय बताता है। और इसी के साथ में दूसरी नाइट को वह मूवी देखने जाते हैं यानी कि तीसरी रात को उसका भाई श्याम सिंगार रॉय का भाई जो मनोज होता है वह उन दोनों को देख लेता है। चौथी रात को जब वह मंदिर में पहुंचता है तो वह बताता है कि ये तो वही लड़की है ना। इस तरह हर रात मिलते हैं। और जब एक रात को श्याम मैत्री को लेकर एक गुलाब के बगीचे में जाता है और वह उसे बताता है कि फिर उसे नाम देता है रोज़ी। इस तरह से हर रात निकलती जाती है और जब 9वीं रात होती है तो रोज़ी यानी कि मैत्री उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और मंदिर के लोग मुझे छोड़ने नहीं देंगे। तभी श्याम सिंगार रॉय उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ कोलकाता चलो, हम चले जाएंगे। और वह कहता है कि विजय दशहरा की रात को मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम आ जाना। जब वह आखिरी रात को उस दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन कोई भी नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और जब वह मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो रोज़ी वहाँ पर बेहोश होती है। उसे कुछ थोड़ा थोड़ा याद होता है और जब उससे पूछने पे पता चलता है कि महंत आज भी लड़कियों को ले जाने आए तो तभी 8 साल की बच्ची जो होती है उसे अपने साथ सोने के लिए बुला रहे थे। तो मैंने उनका विरोध किया और इसी में उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा और उन्होंने कहा कि तुम देवदासियाँ नहीं मेरी दासियाँ। और इसी तरह से वो बुरी तरह से रोज़ी को भी मारते हैं और उसे उस पर अपना पेशाब कर देते हैं। ये सब होने के बाद में श्याम सिंगार रॉय को बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा आता है और तभी अपनी बाइक लेकर सीधा महंत जो हवन कर रहे होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और जाते ही वहाँ पर टूट पड़ते हैं, महंत को पीटने लग जाते हैं। और यह सब देखने के बाद में पूरी पब्लिक वहाँ के लोग देख रहे होते हैं और सब घबरा जाते हैं। तभी महंत के जो दूसरे आदमी होते हैं वह भी श्याम सिंगार रॉय पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन श्याम वहाँ पर भी सभी को बुरी तरह से पीटता है और सभी को मारता है और वह कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा। और इसी के साथ में वह वहाँ से तलवार ले लेता है और वह महंत का जो लिंग होता है उसे ही काट देता है। और तभी वह वहाँ पर सभी को वार्निंग कहता है आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म। और इसी के साथ में वह रोज़ी को लेकर कोलकाता चला जाता है। और यह होने के बाद में रॉयल प्रेस करके जो अखबार होता है कोलकाता में वहाँ पर वह नौकरी मांगता है। और तभी वहाँ का जो मालिक होता है वह कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज़रूर से नौकरी दे दूँगा और रहने के लिए जगह भी दे दूँगा। और इसी के साथ में हमें वहाँ पर दोनों एक दूसरे सेटल हो जाते हैं यानी कि श्याम और रोज़ी दोनों ही अपना सुखी जीवन बिताते हैं। दोनों श्याम और रोज़ी दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और मैत्री वहाँ यानी कि रोज़ी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन्हें अपना डांस सिखाती हैं। दूसरी तरफ दोनों जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी।
और जब प्रेस का मालिक उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखते हो, तुम गरीबों के साथ न्याय कर सकते हो, तुम उनकी आवाज़ बन सकते हो, यह सुनने के बाद में श्याम सिंगार रॉय अपनी कहानी यानी कि किताब लिखना शुरू कर देते हो। जितने भी समाज में लोगों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा होता है वह लिखने लग जाता है। उसकी किताब इतनी बिकती है और उसके विचारधारा सबसे बढ़िया होती है और वह लोगों को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि जितने भी दलित या छोटी जाति वाले लोग होते हैं उनका वह सहारा बनता है और आवाज़ बनता है। इस तरह से श्याम बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत ही फेमस हो जाता है, क्योंकि लोग उसको पूछते हैं और कुछ भी गलत होता है तो वो सभी का सपोर्ट करता है। और इसी के साथ में उसकी किताबें भी धड़ल्ले से बिक रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मनोज, उसका जो भाई होता है वह उससे मिलने आता है। वह बताता है कि उसके बड़े भाई ने उसे घर बुलाया, उसकी फैमिली सब उसे याद कर रही है, तो मैं आपको लेने आया हूँ। इसी के साथ में रोज़ी को वह कहता है कि मैं घर जाकर ज़रूर वापस आऊँगा, इट्स प्रॉमिस, वादा। और श्याम अपने भाई के साथ वहाँ से खड़ा खड़ा देख रहा होता है और रोज़ी भी देख रहे होते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नाव पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने भाई को पूछता है और तभी वहाँ पर एक लड़की तितली का चित्र बना रही होती है। वह देखता है और वह कहता है कि ऐसा मैं भी कुछ करूँगा। और दोनों जब घर पर पहुँचते हैं तो उसका बड़ा भाई जो होता है मनोज को कहता है कि जाओ तुम नारियल लेके आओ। और इसी के साथ में श्याम खाना खाने बैठ जाता है। उसकी भाभी से बात करता है और वह उसकी भाभी कहती है कि तुम ठीक हो। वह ये सब बातें हो रही होती है। उसी के बाद में उसका बड़ा भाई आता है और वह खाना परोसता है और वह कहता है कि तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता है, तुम शादी कर लो और यहीं पर सेटल हो जाओ, यानी कि यहीं पर रह जाओ। तभी वह कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी है वो। और वह उसका जो दूसरा भाई होता है कहता है कि वो नाचने वाली घटिया औरत से तुम कैसे शादी कर सकते हो। और वह उसका गला पकड़ता है। तभी उसका जो बड़ा भाई होता है उसे चाकू मार देता है और उसकी भाभी और देख रही होती है। तभी उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि तुम मंदिर में इतना महात्मा जी का अपमान कर रहे हो और उस नाचने वाले के साथ में तुम शादी कर लिए और हमारे घर की इज्जत पर तुम आँच ला रहे हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और इसी के साथ में श्याम को वह मार देते हैं। दूसरी तरफ मनोज जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि श्याम जमीन पर पड़ा और वह बहुत ही रोता है उसके भाई के लिए। और तभी उससे वादा करता है कि वह ज़रूर आएगा वापस। और इसी के साथ में उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वासु को पता चलता है वह रोज़ी को ढूंढने के लिए कोलकाता पहुंचता है। जब वह वहां पर पहुंचता है रॉयल प्रेस, उस अखबार में जहां पर वह पहले काम करता है, वहां पर आकर वह रोज़ी को ढूंढता है लेकिन वहां पर नहीं होती। तभी वहां पर एक औरत आती है और वह उसे रोज़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वह बताती कि वो तो बहुत साल पहले ही चली गई हैं। और इसी के साथ में सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है और तभी वकील उसे कहता है कि ये सब मन गढ़ंत कहानी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं बचने के लिए। और ये सब बातें चल ही रही होती है और तभी जो वासु की वकील होती है वह प्रूफ देने को कहती है, लेकिन जज यह सब सबूत नहीं मानता। तभी अचानक से वहाँ पर मनोज आ जाता है, यानी कि एसआर पब्लिश का जो मालिक श्याम सिंगार रॉय का भाई। वह आकर जैसे ही नानी को वासु को देखता है और वह कहता है कि यही मेरा भाई है जो वापस आ चुका है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। और तभी वह उसी शॉर्ट फिल्म को जो देखता है जो वासु ने पहले बनाई थी और वह उसे याद आता है कि वह तितली का चित्र और उसके भाई ने जो कागज़ उसे पहले दिए थे। और इसी से प्रूफ हो जाता है कि वही उसका भाई है, यानी कि श्याम सिंगार रॉय वह खुद है। यह सब होने के बाद में वह केस अपना वापस ले लेते हैं और वह कहते हैं कि खुद की स्टोरी है। और इसी के साथ में श्याम वासु वहाँ पर मनोज को पास आते और कहते कि मन्नू तुम ठीक हो। और ये सब बातें होने के बाद में दोनों इमोशनल होते हैं और वह रोज़ी के बारे में पूछता है और वह उसे बताते कि रोज़ी जिंदा है, वह एक डांस स्कूल चलाती है। और इसी के साथ में जब वासु यानी कि श्याम वहाँ पर आता है तो वह जैसे ही अंदर आता है तो वह देखता है कि रोज़ी नदी के किनारे पर खड़ी होती है। वासु इमोशनल होता हुआ यानी कि श्याम उसके पास आता है, वह दूर खड़ी होती है और वह जब उसके पास जाकर उसे देखता है, जब वह रोज़ी पीछे मुड़कर देखती है तो वह आश्चर्य का उसे ठिकाना नहीं रहता और वह खुश हो जाती है। इतने सालों के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और वह बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं
श्याम उसके पास बैठ जाता है, रोने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल हो जाते हैं और रोज़ी उसके माथे पर चूमती है और वह कहते हैं बहुत समय लगा दिया आने में, और इसी के साथ में उसके गले लग जाती है और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। श्याम ये सब देखने के बाद में रो रहा होता है, तभी रोज़ी की डेथ हो जाती है और हाथ में वही वादा होता है, और इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो है गाइस, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।